दोस्तों, क्या आप जानते हो इंडिया का एक ऐसा लॉजिस्टिक कंपनी जो देश का पूरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैकबोन संभालता है। हाँ, रेल के जरिए हजारों कंटेनर्स को हर दिन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कैसा ये पीएसयू कंपनी अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रही है और समझेंगे इसके बिजनेस मॉडल, प्रोडक्ट डिमांड, रेवेन्यू और प्रॉफिट ट्रेंड्स, मैनेजमेंट का विजन, रेड फ्लैग्स, ग्रीन फ्लैग्स और वैल्यूएशन तक। हर बार की तरह सिर्फ चार्ट से समझेंगे डेटा की कहानी, नंबर से नहीं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर थर्सडे और संडे मैं लाता हूं आपके लिए एक नया फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और एनालिसिस पर्पस के लिए है, इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझे। चैनल पर वीडियो सेक्शन में लेटेस्ट फंडामेंटल एनालिसिस और लेटेस्ट न्यूज़ की वीडियो भी मिल जाएगी। ऊपर आई बटन को क्लिक करके भी आप देख सकते हो। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। जानते हैं ये कंपनी एक्चुअली करती क्या है। हम जब कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बोलते हैं तो ये सिर्फ एक लॉजिस्टिक कंपनी नहीं, ये इंडिया के ट्रेड का बैकबोन है। सबसे पहला, रेल फ्राइट मूवमेंट। मतलब ये कंपनी कंटेनर को रेल के जरिए एक शहर से दूसरे शहर को ले जाती है। इमेजिन करो, एक एक्सपोर्ट कंटेनर मुंबई पोर्ट से दिल्ली तक जाना है। वो काम करता है कॉनकर। ये इनका कोर बिजनेस है और यहीं से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है। दूसरा, आईसीडीएस और सीएफएस यानी इनलैंड कंटेनर डिपॉजिट और कंटेनर फ्राइट स्टेशन। ये बेसिकली इनलैंड पोर्ट्स जैसे होते हैं जहां एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स अपना माल टेम्परली रखते हैं। कस्टम क्लियरेंस होती है और सिर्फ शिपमेंट मूव होता है। ये पूरा प्रोसेस इंडिया के अंदर ट्रेड को स्मूथ बनाता है। तीसरा, हैंडलिंग। ये सिंपल शब्दों में लोडिंग और अनलोडिंग प्रोसेस है। कंटेनर को रैक्स पे चढ़ाना, उतारना, सब हैंडलिंग फैसिलिटीज इनके टर्मिनल पे होती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट अर्निंग सेगमेंट है। चौथा, वेयर हाउसिंग। मतलब गुड्स को सेफ और सिक्योर वेयर हाउस में स्टोर करना। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी अब बिल्ड टू सूट और नेट जीरो वेयर हाउसेस डेवलप कर रही है। मतलब एनवायरनमेंट फ्रेंडली और कस्टमाइज स्टोरेज फैसिलिटीज। इससे इनका ईएसजी इम्पैक्ट भी स्ट्रांग होता है। और आखिर में फर्स्ट और लास्ट माइल डिलीवरी। जब माल रेल से स्टेशन तक आता है तो उसको कस्टमर के गेट तक पहुंचाने का काम भी ये कंपनी करती है। और ये ट्रकिंग भी अब एलएनजी और अल्टरनेटिव फ्यूल ट्रक से करने जा रही है, ताकि पोल्यूशन कम हो और फ्यूल एफिशिएंसी बढ़े। तो ओवरऑल कॉनकोर के पास एक कंप्लीट एंड टू एंड लॉजिस्टिक इकोसिस्टम है, रेल से लेकर रोड तक, पोर्ट से वेयरहाउस तक। अब बताओ कमेंट में, क्या आपने कभी कॉनकोर का कंटेनर आसपास में देखा है? तो की पॉइंट्स की बात करते हैं। कॉनकर के पास पूरा लॉजिस्टिक्स नेटवर्क रेडी है। टर्मिनल जहां कंटेनर हैंडल होते हैं, वेयर हाउसेज जहां गुड्स सेफली स्टोर होते हैं, रेल कॉरिडोर्स जहां से फास्ट मूवमेंट होता है, रोड फ्लीट्स जो ग्रीन फ्यूल ट्रक से डिलीवरी करती है, और एक पैन इंडिया प्रेजेंस जो स्ट्रॉन्ग पोर्ट और इंटरलैंड कनेक्टिविटी बनाता है। मतलब कॉनकर एक कंप्लीट एंड टू एंड लॉजिस्टिक सोल्यूशन प्रोवाइडर बन चुकी है। बात करते हैं रेवेन्यू ब्रेकडाउन की। तो एनुअल रिपोर्ट में एग्जैक्ट रेवेन्यू ब्रेकअप मेंशन नहीं है, लेकिन हिस्टोरिकल ट्रेंड के बेसिस पर ये रफली एस्टिमेट कर सकते हैं कि कंपनी का मेजर बिजनेस आता है एक्सिम सेगमेंट से, अराउंड 70 to 75% तक, जबकि डोमेस्टिक लॉजिस्टिक कंट्रीब्यूट करता है नियरली 25 to 30%। सर्विस वाइज अगर देखेंगे, रेल फ्राइट इनका बैकबोन है, तो अराउंड 85 to 90% ऑफ टोटल रेवेन्यू यहाँ से आता है। और हैंडलिंग और वैल्यू एडेड सर्विसेज मिलकर 10 से 15% तक को होता है। तो मतलब सीधा सा पॉइंट, कॉनकर का कोर बिजनेस अभी रेल बेस्ड एक्सिम ऑपरेशन से है। देखते हैं रेवेन्यू का स्प्लिट इंडिया वर्सेस ग्लोबल। तो दोस्तों, कॉनकर खुद कोई गुड्स एक्सपोर्ट नहीं करता, ये एक डोमेस्टिक लॉजिस्टिक प्रोवाइडर है। तो रेवेन्यू इंडिया के अंदर ही अर्न होता है, लेकिन सर्विसेज एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेट के लिए होती हैं। मतलब कंपनी का बिजनेस एक सिम लिंक डोमेस्टिक रेवेन्यू है, जहां इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कंटेनर्स दोनों हैंडल होते हैं, पर पैसा इंडिया में ही आता है।
प्रॉफिटेबिलिटी ड्राइवर्स की बात करें तो कंपनी ने सेगमेंट वाइज प्रॉफिट डिटेल्स ऑफिशियली डिस्क्लोज नहीं किया है अपने एनुअल रिपोर्ट में। तो चलिए समझते हैं मैनेजमेंट का विजन क्या है और कंपनी का नेक्स्ट मूव किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो सबसे पहले रेवेन्यू ग्रोथ इंजिन्स यानी कंपनी का मेजर फोकस है डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर यानी डीएफसी, जिससे गुड्स मूवमेंट और फास्ट और एफिशिएंट बनेगा। दूसरा, एसेट लाइट पीपीपी मॉडल, मतलब कंपनी अपने वेयरहाउसेस को बिल्ड टू सूट मोड में डेवलप कर रही है बिना हैवी इन्वेस्टमेंट के, और ये होंगे नेट जीरो वेयरहाउसेस यानी इको फ्रेंडली। तीसरा, डाइवर्सिफिकेशन, सिर्फ रेल तक लिमिटेड नहीं, अब एयर कार्गो, ऑटोज, फूड, कोस्टल और टैंक लॉजिस्टिक्स में भी एक्सपैंड कर रही है। चौथा, सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन ट्रकिंग, एलएनजी फ्यूल और एनर्जी एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर फुल फोकस है। और लास्ट में एग्जीक्यूशन फोकस यानी नेटवर्क डेंसिटी बढ़ाना, टर्मिनल प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना और एंड टू एंड मल्टी मॉडल सोल्यूशंस देना, यही है उनका नेक्स्ट स्टेप। मतलब शॉर्ट में ये कहूँ तो कंपनी ग्रोथ, ग्रीन और एफिशिएंट तीनों पे एक साथ काम कर रही है। तो अब बात करते हैं रेड फ्लैग्स की। तो कॉनकर के केस में तीन चीजें ध्यान देनी चाहिए। तो पहले, टैक्स और लिटिगेशन, कंपनी के कुछ जीएसटी और लीगल डिस्प्यूट अभी भी पेंडिंग है, उनका आउटकम देखना जरूरी है। दूसरा, कैश डिप्लॉयमेंट, पैसा सेफ डिपॉजिट में है लेकिन टाइमली कैपेक्स करना भी इंपॉर्टेंट है वरना ग्रोथ स्लो हो सकती है। तीसरा, रेगुलेटरी डिपेंडेंसी, रेल हॉलेज और पॉलिसी चेंजेस डायरेक्टली प्रॉफिट को इम्पैक्ट करते हैं। बस ये तीन पॉइंट्स इन्वेस्टर्स के लिए अलर्ट जोन है। बात करते हैं कुछ पॉजिटिव्स यानी ग्रीन फ्लैग्स की। दोस्तों, कंपनी के ग्रीन फ्लैग्स की बात करें तो पहला, नेचुरल टेलविल यानी डीएफसी से रेल लॉजिस्टिक्स को स्ट्रांग बूस्ट मिल रहा है। दूसरा, पीएसयू प्लस स्केल, डीप पोर्ट कनेक्टिविटी और नेशन वाइड मल्टीमोड प्रेजेंस इनका बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। तीसरा, बैलेंस शीट यानी स्ट्रांग रिजल्ट्स और लिमिटेड डेट, मतलब फाइनेंशियल बेस सॉलिड है। और चौथा, ईएसजी ओरिएंटेशन, नेट जीरो वेयरहाउसेस और ग्रीन ट्रकिंग इनिशिएटिव्स, ओवरऑल सेफ, स्केलेबल और सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल। तो चलिए बात करते हैं फाइनेंशियल्स की। सबसे पहले शुरू करते हैं सेल्स का। तो देखिए, सेल्स का ट्रेंड क्लियरली ऊपर जा रहा है। FY21 में 6,400 करोड़ से बढ़कर FY25 में लगभग 8,900 करोड़ तक पहुंच गया। ग्रोथ स्लो है लेकिन स्टडी रही है, मतलब बिजनेस कंसिस्टेंट है और डिमांड स्टेबल है। रेल लॉजिस्टिक के एक्सपेंशन के साथ फ्यूचर में ये नंबर बढ़ने के चांसेस हैं। बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी स्टेबल रहा है। FY21 में 16% से जंप करके FY22 से FY24 तक लगभग 23% के आसपास बना रहा। FY25 में हल्का सा डिप आया 22%, लेकिन स्टिल काफ़ी हेल्दी है। मतलब कंपनी अपना कॉस्ट कंट्रोल और एफिशिएंसी दोनों को मेंटेन कर रही है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना। बात करते हैं एबिटा वर्सेस नेट प्रॉफिट की। तो ये दोनों कंसिस्टेंट ट्रेंड में है, यानी FY21 से FY25 तक एबिटा रफली 1,700 से 1,900 करोड़ के बीच रहा और नेट प्रॉफिट 1,000 करोड़ से बढ़कर 1,300 करोड़ तक पहुंच गया। मतलब मार्जिन स्टेबल है और कंपनी का कॉस्ट कंट्रोल स्ट्रांग है। चलिए देख लेते हैं बैलेंस शीट की पिक्चर। यहाँ क्लियरली दिखाता है कि बैलेंस शीट का स्ट्रेंथ, रिजर्व्स हर साल बढ़कर FY25 में 12,000 करोड़ के ऊपर पहुंच गया, जबकि बोरोइंग सिर्फ 800 से 900 करोड़ के रेंज में ही रहे। मतलब कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और लिक्विडिटी पोजीशन सुपर स्ट्रांग है। अब आइए देखते हैं शेयर होल्डर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक ईपीएस। ईपीएस का ट्रेंड देखें तो दोस्तों कितना सॉलिड कंपाउंडिंग है। FY21 में सिर्फ 6.6 था और FY25 तक लगभग 17 तक पहुंच गया। मतलब प्रॉफिट शेयर लगातार बढ़ रहा है। ये क्लियर है कि कंपनी स्टडीली वैल्यू क्रिएट कर रही है। चलिए एक क्विक वैल्यूएशन चेक कर लेते हैं। वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी डिसेंट पोजीशन में है। ROCE लगभग 14% और ROE अराउंड 11%, मतलब रिटर्न स्टेबल है। इंडस्ट्री पी 25 के आसपास है, जबकि कॉनकोर का पी 30 के ऊपर। थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन लेकिन जस्टिफाइड है पीएसयू स्ट्रेंथ और डीएफसी ग्रोथ स्टोरी से। डेट टू इक्विटी सिर्फ 0.07, ऑलमोस्ट डेट फ्री बैलेंस शीट है।
शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग 54.8% जो कि स्टेबल है। एफआईएस और डीआईएस 26% और 13% हल्का से गिरावट है, और रिटेलर और बाकी 6% के आसपास है। ओवरऑल स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल बैकिंग और प्रोमोटर्स होल्डिंग स्टडी जो इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस दिखाता है। तो करंट प्राइस है 534 और ऑल टाइम रिटर्न्स लगभग 4500% दिया है। चार्ट क्लियरली दिखाता है कि 2013 के बाद स्टॉक ने स्ट्रॉन्ग रैली की है, और 2020 के बाद पीएसयू रिफॉर्म और डीएफसी स्टोरी से और मोमेंटम मिला है। अब थोड़ा कंसोलिडेशन जोन में है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी अपवर्ड ही दिखाता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। कॉनकर पीएसयू लॉजिस्टिक कंपनी है जिसका बैकबोन है रेलवे और वेयरहाउसिंग नेटवर्क। डीएफसी के स्टार्ट होने के बाद इसका ग्रोथ ट्रैक और मजबूत होने वाला है। आपको क्या लगता है, डीएफसी के बाद कॉनकर का नया ग्रोथ इंजन बन सकता है? कमेंट में ज़रूर बताओ। अगर आपको कॉनकर के बारे में ये एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने थॉट्स कमेंट में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हर थर्सडे और संडे ऐसे ही कंपनीज के फंडामेंटल एनालिसिस चार्ट के थ्रू लेकर आता हूँ। आपका एक कमेंट और एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है, और ये चैनल को ग्रो करने में भी मदद करता है। तो इसकी ग्रोथ की जर्नी में आपका सपोर्ट चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कंपनी के साथ। तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और एनालिसिस पर्पज़ के लिए है, इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझें। तो आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।